Hello everyone, welcome to official YouTube channel of बंसल एकेडमी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। राइट। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देती हूँ कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा आपको पता है एक बेसिक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का। क्यों है एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक? एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही ना हम क्या सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। राइट, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट की कैसे लिखें और कैसे उसके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। ठीक है, हम ये सारी चीजें जो स्टडी करते हैं वो किस में स्टडी करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब हम क्वांटम नंबर स्टडी करते हैं। राइट, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, 3s के बाद 3p आ जाएगा। फिर 3p में भी हम ऐसे बोलते हैं कि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले वो आपको सिंगली फिल्ड करने होते हैं, फिर बाद में उसकी पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है। पढ़ते हो ना ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किसमें सीखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, क्यों पहले टू, ठीक है, 1s सबसे पहले क्यों फिल होता है, फिर 2s क्यों फिल होता है, 2p क्यों फिल होता है, 1p एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। भाई हम 1s के बाद सीधा 2s लिख देते हैं और उसके बाद 2p, 2p तो लिखते हैं पर 2d नहीं लिखते। ठीक है, 1p क्यों नहीं लिखते। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हम स्टडी करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। राइट, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती ना, तो केमिस्ट्री में आप ये समझ लीजिए 50% तो आप यहीं पे डाउन हो गए, है ना। क्योंकि इस टॉपिक की तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बेस ही ये है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हर जगह ही ये चीज यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस नजरिए से हमारा जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, अब बात करते हैं कि मैम इस टॉपिक को करने के लिए बुक कौन सी रेफर करें। राइट, देखिए आपको ना सबसे पहले एक अगर बेसिक आपको स्टडी करना है, तब आप कौन सी बुक रेफर करोगे, आप सिंपली आप ठीक है एनसीईआरटी प्रदीप से कर सकते हो। उसके बाद जो आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है वो करनी है एटकिंस की। राइट, ठीक है, एटकिंस की बुक में काफी अच्छे लेवल का, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट गिवन होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब एटॉमिक स्ट्रक्चर। राइट, फर्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ऐसा होता है, पर ये चीज आई कैसे। ठीक है, ये चीज वही पहले डिस्कवरी हुई होगी, ठीक है, सब कुछ साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज गिवन होंगी, तभी ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट ही किसी ने बता दिया कि बस ऐसा ऐसा होता है एटम के अंदर, है ना। तो हम आज की क्लास में क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले मॉडल्स ऑफ एटम। राइट, तो देखिए हमारे पास है ना जो एटम है, एटम है, पहले हमें क्या देखना है। देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। कि मतलब कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम के अंदर जो सब पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज है। पहले तो क्या माना जाता था, जैसे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, सर डॉल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, कि एटम को हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। बट ठीक है, एटम के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटम के फर्दर, ठीक है, तो फिर वो उनकी ये जो स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई थी, रॉन्ग प्रूव हो गई थी। अब देखिए एटम के जो सब पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, सब पार्टिकल्स ऑफ एटम, सब पार्टिकल्स ऑफ एटम। राइट, तो देखिए हमारे पास है ना जो सब पार्टिकल्स हैं एटम के, वो हमारे पास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब है ना सबसे पहले तो हम इन्हीं की ना प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपके माइंड में एक ये चीज क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या। दूसरी चीज, यहाँ से क्वेश्चन भी हमारा बनता है। ठीक है, हमारा कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हर बार बनता ही है, पर यहाँ से बन सकता है, पूछ लिया जाता है जनरली। तो सबसे पहले ना जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी सर गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन सर ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी सर जेम्स चैडविक ने। सर जेम्स चैडविक ने, राइट। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या आता है इसका, यहाँ पर। ठीक है, एब्सोल्यूट मास। ठीक है, जो एब्सोल्यूट मास है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो क्या है। इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg and absolute mass of proton, absolute mass of proton is 1.672 into 10 की पावर माइनस 27 kg। और यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो मास होता है एब्सोल्यूट मास वो क्या होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन is 1.676 into 10 की पावर माइनस 27 kg, राइट। तो देखिए इतना सा ही डिफरेंस होता है, यहाँ पे 1.672 है और यहाँ पे 1.676 है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ही बन जाता है, अगर हमसे ये पूछा जाए हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, हमें ये लगता है कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है इनका मास नियरली इक्वल होता है, तो दोनों ही हैवी होते हैं, दोनों हैवी नहीं होते। अगर आपसे हैवीएस्ट पूछ लिया जाता है तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रॉन, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा हैवीएस्ट, हैवीएस्ट सब एटॉमिक, heaviest subatomic particle is neutron, right। जो heaviest subatomic particle है वो हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं इसके रिलेटिव मास की। अब देखिए अभी तो मैंने लिखा एब्सोल्यूट मास, अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे हमारे रिलेटिव मास की, राइट। तो देखिए जो रिलेटिव मास है वो क्या है, रिलेटिव का मतलब आप किसी चीज से उसको रिलेट कर रहे हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने 2 स्टूडेंट ले लिए क्लास में, ठीक है। एक स्टूडेंट का जो वेट है मान लीजिए वो 30 kg है और एक स्टूडेंट का जो वेट है वो 60 kg है। ठीक है, मान लीजिए ए स्टूडेंट का जो वेट है वो क्या है, 30 kg और स्टूडेंट बी का जो वेट है वो है 60 kg। अब है ना हम ये नहीं बोल रहे कि वेट ऑफ स्टूडेंट ए इज 30 kg, हम क्या बोल रहे हैं, वेट ऑफ स्टूडेंट ए इज हाफ ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी। हम
ए के वेट को बी के वेट से रिलेट कर रहे हैं कि जो ए का वेट है ना वो बी के वेट का हाफ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिलेटिव, कि आप किसी चीज से उसको क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को किससे रिलेट करते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम से। किससे रिलेट करते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम से। तो हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास आता है वो आता है 1/, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, relative mass of electron comes out to be 1/1837 times of mass of वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये इसके इतने टाइम होता है, सम टाइम है ना आपको यहाँ पे 1840 भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो भी करेक्ट है क्योंकि कई बार ऑप्शन में वो 1/1837 ना दे करके 1840 आपको दे देता है, राइट। उसके बाद है रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे भी ये रिलेटिव मास है, रिलेटिव लिख लीजिए। रिलेटिव मास ऑफ, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन is equal to mass of वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन है, रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी क्या है, नियरली इक्वल, नियरली इक्वल ही है जी, ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव मास। पहला क्या है, एब्सोल्यूट मास, तो ठीक है, और ये दूसरा जो हमने लिखा है वो क्या है, रिलेटिव मास, ठीक है। यहाँ पे डिस्कवरी किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज आपको पता चल गए, नेगेटिव, पॉजिटिव, और वहां पे क्या होता है जी, न्यूट्रल, राइट। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, बाद में जो रिजल्ट आ जाएगा आपको पता ही चल जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, और यहाँ पे था न्यूट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे है न्यूट्रॉन। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, फोर्थ पॉइंट है, प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन भी कहाँ होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, they are always present inside the nucleus, right, ठीक है। तो देखिए जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से बाहर वाले पार्ट में, ये न्यूक्लियस है ना, तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें रिजल्ट्स पता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ठीक है, फर्स्ट मॉडल की, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे काम किया, ठीक है, वो हमारे पास किसने किया था, सर जे थॉमसन ने, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में ना हमारे कोई कंपटीशन है, ठीक है, टीचर ने क्या किया, एक टॉपिक आपको दे दिया और आपको कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर कोई मॉडल बना के लेके आना, कोई प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे उनकी सोच है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि ठीक है, चेक किया जाता है ना कि किसने क्या काम किया है। तो जिसका मॉडल सबसे अच्छा होता है, मतलब जो रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जो सेटिस्फैक्टरी होता है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे ही ठीक है, साइंस फील्ड में क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे ये आया कि हाँ ये जानते हैं कि भाई जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे जो काम करने वाले, अपनी थ्योरी देने वाले कौन थे, सर जे थॉमसन।
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एक एटम होता है ना, एटम होता है वो एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, कि ये जो पूरा स्फीयर है ना, ये पूरा एटम है, ये स्फीयर है और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वो इसके अंदर क्या है, इम्बेडेड है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन देम, राइट। तो ये पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है। और उसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, वो इसके अंदर इम्बेडेड है, सो दैट जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है वो क्या है, इक्वल, ठीक है। मतलब कि जो एटम है वो हमारा होल एज अ होल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। तो इसमें ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसे वाटरमेलन से अगर मैं कंपेयर करूं, वाटरमेलन से, मान लीजिए वाटरमेलन है, ठीक है। ये इसका पूरा पार्ट क्या है, यहाँ पे ऐसे ये पूरा पार्ट है रेड, वाटरमेलन में ये होता है ना, ये पूरा पार्ट ऐसे रेड होता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे पूरा तो वो नहीं कर सकती, मैं ऐसे आपको शो कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ड्राइंग नहीं करनी है, बेसिकली मुझे बस आपको समझाना है ना। ये पूरा पार्ट क्या है, रेड है। फिर उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज ऐसे ब्लैक कलर के सीड्स लगे होते हैं ना। तो उन्होंने ना क्या किया, इस चीज को इससे कंपेयर किया कि जो हमारे पास ये रेड वाला पार्ट सारा है, ये तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। जो रेड पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। एंड जो ये हमारा ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक पार्ट है, वो हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो उन्होंने ये कहा कि बस उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि जिस टाइम पर इन्होंने अपना मॉडल दिया उस टाइम पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, अब इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, it states that atom is a, ठीक है, इनकी जो स्टेटमेंट थी, he said that atom is a sphere of, atom is a sphere of, sphere of positively charged, positively charged and and negatively charged electrons, and negatively charged electrons are embedded in them. Negatively charged electrons are embedded in them, so that, so that as a whole, as a whole atom become neutral, as a whole atom become neutral, ठीक है। जो एटम है वो एज अ होल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इन्होंने किसके साथ कंपैरिजन किया, वाटरमेलन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया कि न्यूट्रॉन की क्या एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरी चीज, ये मॉडल फेल ऐसे ही नहीं हुआ, आप ये कहोगे मैम न्यूट्रॉन की तो डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, तो न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया, तो फिर क्यों फेल हुआ। तो फेल देखिए इसलिए हुआ था क्योंकि इनके बाद है ना, जो अपना मॉडल रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आए थे, सर रदरफोर्ड, है ना। और जब रदरफोर्ड सर ने, जिसे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो उनके रिजल्ट थे ना वो इतने अच्छे रिजल्ट थे, ठीक है। उन्होंने विद एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो इस वजह से, पर इनका जो मॉडल था ना वो उनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। देखिए ऐसे ही साइंस में किसी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं होती। मान लीजिए इन्होंने अपना पहले सबसे मॉडल दिया, ठीक है,
फिर उसके बाद सर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। मान लीजिए कि सर रदरफोर्ड ने जो रिजल्ट्स दिए, अगर इन्होंने भी उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया होता, बाद में भी कर दिया होता कि हाँ इससे भी ये बात सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तब वो इसकी लिमिटेशन नहीं बनती, है ना। बट वो तो उसके रिजल्ट्स को ये मॉडल तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था, टोटली डिफरेंट था, तो इसलिए ये फिर वो इसकी क्या बन जाएंगी, लिमिटेशन। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी जो लिमिटेशन हमारे पास आती है वो है could not explain the results of alpha scattering experiment, ठीक है, could not explain, could not explain the results of, could not explain the result of, the results of alpha scattering experiment, alpha scattering एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब लिमिटेशन आ गई, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं यहाँ पर सेकंड मॉडल के बारे में, जो किसने दिया, सर रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इससे पहले ना भाई मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि प्रॉपरली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। हाँ जी, अभी तक तो हो रही है, ठीक है। बीच बीच में चेक करना मुझे ऐसा लगता है कि बेटर रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि लेक्चर पूरा निकल गया और वीडियो सिर्फ थोड़ी सी ही रिकॉर्ड हुई, ठीक है। तो उसमें ना फिर बाद में ना वो मजा नहीं आता पढ़ाने का, हाँ सच में ऐसा होता है। तो चलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसे हम किस नेम से जानते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नेम से भी जानते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। अब है ना, इन्होंने क्या किया, देखो जैसे ना अगर हमें कोई भी मॉडल बनाना है, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, घर में कुछ खाने के लिए बनाना है, अच्छा सा कोई न्यू रेसिपी ट्राई करनी है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले जो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं पहले इकट्ठे करते हैं ना, सारी चीजें, है ना। इंग्रेडिएंट्स किसके लिए हमें ये चाहिए, है ना, कोई यूट्यूब पे देख लिया बढ़िया सा, है ना, फिर हमारा मन कर जाता है कि हाँ चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, फिर हम ठीक है उस चीज को मतलब प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, वैसे ही जो भी हमारे पास होता है। फिर उसके बाद हम ये कंक्लूजन भी करते हैं कि हाँ ये ऐसा इसलिए हुआ, इसको हमने इतना मतलब कुछ भी इसमें इतनी चीज ऐड की तो उससे ये कलर आ गया, मतलब सो दैट, मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं वहां पर उसमें कंक्लूजन भी निकालते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, है ना, पानी ज्यादा डाल दिया तो इसलिए ये ऐसा हो गया, पानी कम डाल दे तो, ठीक है, मतलब लाइक दैट। अब हमें तो ना साइंस की बात करनी है, तो इन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले क्या चाहिए कि भाई चीजें क्या क्या चाहिए, है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे बनाया उन्होंने। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। उसके बाद ठीक है फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया तो वो ऑब्जर्व तो कर रहा होगा ना चीजों को, है ना, वो ऑब्जर्व तो कर ही रहे होंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, फिर ऑब्जर्वेशन जो उनकी थी, फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि मुझे ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले जब मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसे क्यों मिले मुझे रिजल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, कंक्लूजन। तो हमें ना यहाँ पे तीन चीजें पढ़नी है। पहला तो पढ़ना है हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस, क्या पढ़ना है, ऑब्जर्वेशंस। और थर्ड हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है, कि इसके कंक्लूजन्स क्या क्या थे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप उनका कुछ ऐसा था, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, क्या ली, एक गोल्ड फॉइल, ये हमारे पास है गोल्ड फॉइल,
ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा गोल्ड फॉइल ही क्यों ली भाई, ठीक है, इतनी महंगी चीज है, कुछ और ले लेते, कोई और मेटल ले लेते। तो गोल्ड फॉइल की अपनी एक खास बात है, ये सबसे ज्यादा मेलिएबल होती है ना। तो ये इसकी ना थिन शीट बना सकते हैं, बिल्कुल फॉइल बहुत ही थिन, ठीक है, जितनी थिन पॉसिबल हो सके हम इसकी बना सकते हैं। इस रीजन की वजह से उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया। उसके बाद उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर क्या करवाया, बम्बार्ड करवाया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब भाई ऐसा तो है नहीं अल्फा पार्टिकल्स जैसे कि स्टोन्स पड़े होते हैं, हमने उठाए और ठीक है बम्बार्ड करवा दिया, ऐसा थोड़े होता है। अल्फा पार्टिकल किसी सोर्स से तो क्या हो रहे होंगे, जनरेट हो रहे होंगे ना, किसी सोर्स से बन रहे होंगे। तो वो अल्फा पार्टिकल किससे निकलते हैं, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्या लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। उससे क्या निकल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, ये सोर्स है ना। अल्फा पार्टिकल्स को हमने यहाँ पर बम्बार्ड करवाया। अब जान तो लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, ठीक है, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल्स बोल रहे हैं हम, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, पता होगा आपको, पर मुझे तो बताना ही है भाई अल्फा पार्टिकल्स क्या है। तो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास हैं, होते हैं हीलियम आयंस, नॉट हीलियम एटम, हीलियम आयंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। हीलियम आयंस को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, राइट, ठीक है। तो और ये क्या होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं। हैवी पार्टिकल्स क्यों है भाई, देखो हीलियम, हीलियम का मास 4 होता है, 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम का मास क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, बस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, है ना। तो और क्या होता है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज कौन सा होता है इनके ऊपर, पॉजिटिव, लगा दिया ना एच पॉजिटिव। तो ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स हैं, और तीसरी चीज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, राइट, ठीक है। चलिए अब हमें ना यहाँ पर बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स उन्होंने बम्बार्ड कराया, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लगाई थी एक स्क्रीन, भाई स्क्रीन लगाए गए तभी तो पता चलेगा ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना। मान लो कि कोई भी चीज है, कोई भी अच्छा मूवमेंट हो, आप उसकी वीडियो बना लेते हो, है ना, फिर आप बाद में उसको शो भी कर सकते हो, है ना, कि हाँ ऐसा था। या फिर ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बर्थडे की फोटोग्राफ्स होती है, तो पता होता है ना, अगर वो चीज की ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, है ना, तो हमें पता नहीं चलता, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज है, उन्होंने यहाँ पे क्या लगाई हुई थी, एक स्क्रीन, ठीक है। उस स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बन जाता है, ठीक है, और वो उसके अकॉर्डिंग कंक्लूड करते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही है, और ये क्यों दिखाई दे रही होंगी, फिर वो आगे उनकी क्या होगी, कंक्लूजन होगा। अब उन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया, उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes straight through the foil, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, तभी मैंने 4 एरो लगा दिए कि मतलब भाई बहुत ज्यादा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से स्ट्रेट क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। एंड अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स एक स्मॉल एंगल पर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ इधर चले गए टकरा के, कुछ उधर चले गए, यहां से आ रहे हैं ना अल्फा पार्टिकल्स, यहां से आ रहे हैं, एंड ठीक है, बिल्कुल ट्रेसेस में मैं बोलूं तो हम ये बोल सकते हैं 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी देखा गया जो टकराया और वापस आया, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास टोटल है 10,000 अल्फा पार्टिकल्स, कितने हैं जी, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स। तो 10,000 अल्फा पार्टिकल में से, ठीक है, हमने कहा 9,009, ठीक है, 9,900 जो 90 पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए 9,900 पार्टिकल्स, ये तो क्या चले गए, स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ठीक है, पासिस स्ट्रेट
through the foil, passes straight through the foil, right? एंड जो 99 पार्टिकल्स हैं दे डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, ये डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल पर, और जो एक पार्टिकल था वो क्या हो गया, वापस आ गया, है ना। उसको हम लिख सकते हैं रीट्रेस देयर पाथ, अपने पाथ पर वापस चला गया, या फिर हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्ट एट 180 डिग्री, डिफ्लेक्ट एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पर मतलब जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया, ठीक है। और रीट्रेस देयर पाथ, रीट्रेस पाथ, राइट। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने यहाँ पर देखी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, है ना। तो अब उन्होंने क्या निकाले, यहाँ पर कंक्लूजन निकाले कि यहाँ पर ऐसा जो हो रहा है भाई वो किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। पहले ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, है ना, सो दैट भाई आपके प्रॉपर नोट्स यहाँ पर बन जाए, ठीक है, कि आप एग्जाम टाइम पे जब रीड करो बस आपको चीजें क्लियर होती चली जाए। नोट्स बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर आपने नोट्स बना लिए ना अपने खुद के हैंड रिटन, चाहे आपको ना टीचर के भी हैंड रिटन मिल जाए नोट्स, ठीक है, बट है ना मैं कहती हूँ कि टीचर के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनका भी फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ना जो अपनी खुद से लिखी हुई चीज जो समझ आती है ना हमें, वो नहीं आती। आप अपनी तरफ से, जैसे मान लीजिए आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है, आपने अपने तरीके से उस चीज को लिखा सम अप करके, या कोई भी पॉइंट है जैसे कि टीचर बीच में क्वेश्चंस बताते रहते हैं तो आप वो भी बीच बीच में अपने नोट्स क्या करते रहते हो, बनाते रहते हो अपने तरीके से। अपना लिखा हुआ सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, अपने नोट्स बेस्ट। आप ये पूछते हो कि कौन सी बुक प्रेफर करें, बुक से पढ़ लेंगे, भाई टाइम एग्जाम के टाइम पे इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हाँ जी आप पहले ये बुक उठा रहे हो फिर दूसरी बुक उठा रहे हो, नो। सिर्फ ये काम आपको पहले करना है और पहले अपने नोट्स बनाते रहने हैं, ठीक है। जैसे ये नोट्स बना लिए कि हाँ जी ये चैप्टर मेरा हो गया, ये चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो पॉइंट्स आप भूल जाते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहां पे भी हाईलाइट करके लिखते रहो साथ साथ, है ना। सो दैट एग्जाम में आपके माइंड पे कोई भी बर्डन नहीं रहता। आप अपनी एक नोटबुक उठाते हो और बस, ठीक है, यही हमें करना है। अदरवाइज अच्छा ये उस पीडीएफ में था, अच्छा वो उस पीडीएफ में था, तो भाई इसमें ना मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, बाकी तो सभी की अपनी चॉइस होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि अपने नोट्स दुनिया के बेस्ट होते हैं, है ना। बस ये चीज है, वो नोट्स आपने बनाए कहाँ से, ये नहीं कि आपने दो दो लाइनें लिख के बना लिए और फिर ठीक है वो आप बोलो कि हाँ ये तो हमारे नोट्स थे, ठीक है। मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपको यही चीज इस पे फोकस करना है, ठीक है, कि हाँ कि हाँ मेरे यहाँ पे सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे क्या होता है आपको पता ही चल जाता है कि हाँ हमें कंटेंट यहाँ पे कैसा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, राइट। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास है ना यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स passes straight through the foil, most of the alpha particles passes straight through the foil, passes straight through the foil, ठीक है। सेकेंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स deflected at small angle, alpha particles are deflected, are deflected at small angles, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल एंगल पर क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एंड अ वेरी फ्यू, अ वेरी फ्यू का मतलब है कि बहुत ही कम, ठीक है,
अ फ्यू का मतलब वन पार्टिकल अमंग 10,000। भाई 10,000 में से एक पार्टिकल, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, वन पार्टिकल इन 10,000, ठीक है, रिट्रेस देयर पाथ और डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री, और हम क्या लिख सकते हैं, और रिट्रेस देयर पाथ, रिट्रेस द पाथ, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या निकाले, कंक्लूजन्स निकाले कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो देखिए कंक्लूजन हमारे पास क्या है, कंक्लूजन कंक्लूजन ये है, सबसे पहला जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो ये है हमारे पास यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है ना वो फॉयल के अंदर से पास हो गए, ठीक है। फॉयल के अंदर से क्यों पास हो गए होंगे, क्योंकि जो एटम के अंदर बहुत सारा जो स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, वो क्या है जी, एम्प्टी है, वो क्या है, एम्प्टी है, राइट, ठीक है। तो हमारे पास है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कंक्लूजन ये है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एन एटम। अब कैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, उसका ना आपने डोर क्लोज कर रखा है, विंडो क्लोज कर रखी है, और आपने उठाए छोटे छोटे स्टोन्स और आप फेंक रहे हो, क्या वो रूम के बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि स्पेस ही नहीं है जाने के लिए। मान लीजिए आपने डोर खोल दिया, विंडोज खोल दी, तो आप फिर स्टोन्स फेंको तो वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे स्पेस है। अगर स्पेस होगा तभी तो पास हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एन एटम, ठीक है, कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है ना वो एम्प्टी है एटम में। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी ना ये उसका कंक्लूजन है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये देखा गया ना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, पासेस अ स्ट्रेट फ्रॉम द एटम, ठीक है, थ्रू द फॉइल, सॉरी, ठीक है। तो उसका कंक्लूजन ये है कि एटम के अंदर बहुत सारा जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। सेकंड, अब ये देखा गया था कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल पर, और भाई 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने पाथ को क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था। तो अब देखिए वो ना जो एक पार्टिकल रिट्रेस कर रहा था वो क्यों कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको ये कहा कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स होते हैं, और अब एक हैवी चीज यहां पर हमने कहा किसी चीज से टकरा के वापस आ रही है, इसका मतलब जो ये गोल्ड फॉइल है भाई उसके अंदर भी तो क्या है, कोई हैवी चीज प्रेजेंट होगी। मान लीजिए आपने एक, ठीक है, हैवी मतलब क्या ले लिया, एक वो सा बड़ा सा पत्थर है ना, तो अगर हम उसके, ठीक है, वो अगर किसी हैवी चीज से टकरा के वापस आ रही है, भाई कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपने लिया, बहुत सारा बड़ा पत्थर लिया, अगर वो आप किसी लाइटर वेट के ऊपर उसको फेंकते हो तो वो लाइट वेट वाले ऑब्जेक्ट को तो अपने साथ ही ले जाएगा, वापस थोड़े आएगा टकरा के, है ना। बट अगर कोई एक हैवी चीज है वो हैवी चीज से टकरा के ही क्या आ सकती है, वापिस आ सकती है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि कोई हैवी मास है जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है वो बहुत कम स्पेस में, क्योंकि सिर्फ हमने यही तो देखा कि भाई 10,000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल है जो वापस आ पा रहा है, मतलब हैवी मास प्रेजेंट है, बट वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत ही कम स्पेस में, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में। तो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन ये था, अ हैवी मास, अ हैवी मास इज कंसंट्रेटेड, heavy mass is concentrated in the center of atom and which is positively charged।
अब आप कहोगे मैम ये तो आपने बताया ही नहीं, और यहाँ पे लिख दिया विच इज पॉजिटिवली चार्ज। अभी बताती हूँ, ठीक। अब देखिए मैंने आपको ये कहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पे से टकरा के और वापस आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से टकरा के ही वापस आ सकता है। अगर इसके अंदर मान लो कि वो नेगेटिव चार्ज होता, जो सेंटर में हमने कहा हैवी मास, अगर वो नेगेटिवली चार्ज होता तो वो क्या कर लेता, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव उनको पकड़ लेता, ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ। पर ये तो वापस आ रहे हैं टकरा कर, तो इसका मतलब क्या है, जो हैवी मास कंसंट्रेटेड है सेंटर में उस वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज, और उस हैवी मास को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारे पास बन के आ गया, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, किस मॉडल से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, तो वो हुई थी, मॉडल का नाम पूछे तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, और अगर साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, रदरफोर्ड। राइट, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रही हूं, ठीक है, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय सर रदरफोर्ड, ठीक है, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे वो कौन थे, सर रदरफोर्ड थे, बाय रदरफोर्ड, ठीक है। सर रदरफोर्ड ने मेन काम किया था हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने के लिए, और बाद में ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए नोबेल प्राइज भी किन्हें मिला था, सर रदरफोर्ड को मिला था। राइट, तो देखिए ये हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है मैम कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे, तो देखिए कुछ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो वहां पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं ना अराउंड द, यहाँ पर देखिए डिफ्लेक्शन हो रही है। डिफ्लेक्शन का मतलब भी अगेन वो यही इंडिकेट करता है कि जो एटम के अंदर जो एक कंसंट्रेटेड मास है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि टकरा रहे हैं और दूर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं और क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो ये है, ठीक है। तो हैवी मास इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड एंड लाइट पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जो हमारी दो ऑब्जर्वेशन थी ना, सेकंड और थर्ड, उन दोनों का ये क्या है, कंक्लूजन है, जो हमने एक ही पॉइंट में यहाँ पर लिख दिया है। राइट, तो ये हमारे पास उनकी क्या थी, कंक्लूजन थी। तो अब है ना, इन इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बना यहाँ पर कि ये पॉजिटिवली चार्ज की न्यूक्लियस है सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे ये घूम रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अब, ठीक है, लिमिटेशन की। ठीक है, आप कहोगे मैम इनको नोबेल प्राइज भी मिला, और अब आप कह रहे हो कि लिमिटेशन, भाई लिमिटेशन तो है, ऐसा थोड़े होता है कि उनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं होती, बट जो मेन काम था वो तो उन्होंने कर दिया। लिमिटेशन ये थी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, क्या मतलब कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ठीक है समझाती हूँ मैं आपको। could not explain the stability of could not explain the stability of an atom, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है भाई, बीच बीच में ना मैं चेक करती रहती हूँ वीडियो को, ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि हाँ एकदम नाम तो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, और वो कहते हैं कि अब एक जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है और जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी चार्ज है,
जब एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो टाइम के साथ साथ अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। एनर्जी लूज करता रहेगा करता रहेगा और फाइनली इतना एनर्जी लूज कर देगा कि ये फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आकर फाइनली न्यूक्लियस में कोलैप्स हो गए तो हमारा जो एटम है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या ऐसा होता है कि जो एटम है वो स्टेबल नहीं होता। एटम, ठीक है, एटम स्टेबल न होने का मतलब तो ये हुआ, अब ये पेन मुझे दिखाई दे रहा है, ये एटम से बना है, ये मुझे है ना, ठीक है, 5 सेकंड बाद दिखाई नहीं देगा। जहां पे हम खड़े हैं, ये ठीक है, मान लीजिए हम जिस फ्लोर पे खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं, तो वो 5 मिनट के बाद गायब हो जाएगी छत। ऐसे थोड़े होता है, ठीक है। एटम तो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, स्टेबल होता है। बट रदरफोर्ड सर ने जो एक्सपेरिमेंट, जो अपना पॉइंट कहा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी एटम की, कि एटम कैसे स्टेबल रहता है, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनकी लिमिटेशन क्या थी, could not explain the stability of an atom, right। तो स्टेबिलिटी के बारे में जो पॉइंट दिया था वो किसने दिया था, सर बोहर्स ने, है ना। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वहां पे स्टडी करेंगे क्योंकि लेंथी है, इंपॉर्टेंट है, वहां वो भी क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट। तो देखिए आज के लेक्चर से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, दूसरा यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैवी पार्टिकल्स क्यों हैं, ठीक है, हीलियम आयंस होते हैं अल्फा पार्टिकल, ऐसे ना छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और हमें ना जब इन चीजों को हम गलत करके आते हैं ना, तब हमें बड़ा दुख होता है, अरे यार इतना सिंपल था और फिर भी हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ना एक छोटे छोटे पॉइंट से लेकर, ठीक है, हर एक चीज को हम स्टडी करने वाले हैं हमारी इस लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तो ओके, तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, थैंक यू सो मच।